नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं व्यालोक पाठक जी को। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय सिया राम, जय श्यामा माई। जी। दर्शकों, कल्याण बनर्जी, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। ये नाम एक है तो सांसद का, लेकिन काम कर रहा है कॉमेडियन का। और वो भी कहाँ? संसद की सीढ़ियों पर। राहुल गांधी का वो पुराना स्टेटमेंट भी आप सभी को याद होगा कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी के हिसाब से लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो क्या खुद राहुल गांधी संसद में टीएमसी के किसी भाड़ सांसद का नाच देखने जाते हैं? मेरे शब्द आपको कड़े लग रहे होंगे, लेकिन जो गिरी हुई हरकत कांग्रेस और कांग्रेस के साथ टीएमसी और तमाम सांसदों ने की है, उस पर अभी मैंने काफी हल्का शब्द इस्तेमाल किया है। व्यालोक भाई, कहीं मैं ज्यादा रूट तो नहीं हो गया? आप बहुत भद्रता से बात कर रहे हैं। देखिए, मुश्किल ये है कि विषधर राहुल और उसके जो ये चेले चमाटे हैं, चाटुकार हैं, उनके लिए पतित शब्द का इस्तेमाल करना भी पतित शब्द को हल्का बनाना है, क्योंकि वह पतन की उन गहराइयों में है जहां पर कोई भी शब्द उनके लिए हल्का ही पड़ेगा। ये कहने को माननीय सांसद हैं, लेकिन खुद विषधर राहुल के जो कुकृत्य हैं संसद के अंदर, वो मैं थोड़ा याद दिलाने चाहूंगा दर्शकों श्रोताओं को। कभी वो आंख मारता है, कभी जाकर प्रधानमंत्री से जबरदस्ती गले में चिपट जाता है। उसके अलावा आंख मारने के उसके वीडियोस पूरी दुनिया ने देखे हैं। संसद में झूठ बोलता है रफाल पर, उसके बाद संसद में हल्ला करवाता है, संसद में अपने गुर्गों को भेजकर वेल में भेजता है। और मैं इस संदर्भ में एक आध नियम भी बताऊंगा, लेकिन पहले आज जो विषधर राहुल ने जब पत्रकारों ने उससे पूछा है, तब जो फिर से झूठ बोला है, उसके बारे में मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि वह रफाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुका है, माफी मांग चुका है। आज फिर उसने क्या कहा कि मीडिया, आज वो मीडिया को ज्ञान देने के मूड में था। तो आज उसने कहा है कि आप लोग यह बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, चेयर का अपमान हुआ, लेकिन कोई अडानी पर बात नहीं करता है। अब इस पर अगर मैं कहूं कि सिवाय लतखोरी के उसका कोई इलाज नहीं है, तो इस पर क्या बुरा होगा? क्योंकि अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, उसके गठजोड़ की, जो गठजोड़ कभी बनता है कभी बिगड़ता है, अभी कल जो इन लोगों ने किया है इंडिया अलायंस वालों ने, वो तो दिखा ही है। और उस पर नीतीश चचा की तो अभी बात हम लोग करेंगे ही, लेकिन पहले ये समझ लें कि जब महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछ रही थी, इसके बावजूद वो फिर से अडानी की बात करता है। और यही अडानी है जो छत्तीसगढ़ में जब इसकी सरकार थी, राहुल की, जब राजस्थान में इसकी सरकार थी कांग्रेस की, तो उसी अडानी को तमाम तरह के ठेके दिए गए, तमाम तरह का अडानी से प्रपंच किया गया और तमाम तरह की उससे समझौते किए गए अडानी से। यही नहीं, अभी बिहार में एक चुटकुला हुआ है, उस चुटकुले का नाम है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। मैं बिहारी हूं और ये कहते हुए मुझे मतलब हंसी आ रही है। आप सोचिए कि मेरी अंदर से क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट उन जगहों पर शोभा देता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, बिजली हो और जहां यातायात हो। बिहार में एक 5 स्टार होटल तक नहीं है, और जो खुद को 5 स्टार होटल कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल में सबसे जरूरी चीज जो है, या कम से कम एक जरूरी उपादान जो है, उस पर तो बिहार सरकार ने बैन किया हुआ है। और वह बैन भी ऐसा किया हुआ है कि 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। बहरहाल, तो एक चुटकुला अभी किया गया और उसमें 50,000 करोड़ की भारी डील हुई और भारी एमओयू साइन हुए। मुझे याद है कि 2 साल पहले जब पहला या दूसरा इन्वेस्टर्स मीट था यूपी का, तो शायद 23 लाख करोड़ की राशि का एमओयू हुआ था और उसमें से कई तो अब बन भी गए होंगे, जैसे लुलु मॉल वगैरह उसी समय साइन हुए थे, 2 या 3 साल पहले साइन हुआ था, हमारे सामने साइन हुआ और हमारे सामने वो जमीन पर आ भी गया। और 23 लाख करोड़ का अगर एमओयू साइन हुआ तो उसमें लगभग
60% जमीन पर उतर गया है और यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जो एमओयू साइन होता है और जो जमीन पर आता है उसमें इतना का परसेंटेज रहता है। बहरहाल उसमें उस 50,000 करोड़ में 8,000 करोड़ अडानी साहब के हैं और नीतीश कुमार और चाराचोर विषधर राहुल के सहयात्री हैं इंडिया अलायंस में। तो ये राहुल, कई लोग कहते हैं कि ये पप्पू है, मूर्ख है। नहीं, ये पप्पू मूर्ख वगैरह नहीं है, ये दरअसल आपको इरिटेट करता है, ये जनता को इरिटेट करता है और अपने जो इसका जो वोट बैंक है, यानी जो मियाँ भाई लोग हैं, जो थोड़े बहुत यादव लोग हैं, जो थोड़े बहुत इधर उधर के लोग हैं, उनको ये एड्रेस करता है कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आज इसने फिर से अडानी का नाम तो लिया ही, इसके साथ इसने फिर रफाल का बोला और फिर से झूठ बोला कि फ्रांस की सरकार ने कहा है कि जांच नहीं होने दी जा रही है। इस झूठ के लिए इस पर मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक बार पहले जब इसने किया था तो फ्रांस की सरकार ने साफ साफ ये बयान दे दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये व्यक्ति अपने मन से कुछ भी कह रहा है। ये व्यक्ति कभी पीएम को चोर बोलता है, ये व्यक्ति कभी पीएम को सिनिक बोलता है, ये व्यक्ति कभी उपराष्ट्रपति की नकल उतरवाता है और नकल ही नहीं उतरवाता है, उसको अपने वीडियो पर भी लेता है। तो पहली बात ये कि यह विषधर जो है यह भारतीय प्रजातंत्र के लिए खतरा है और चूंकि इसने बचपन से यह देखा है कि इसके परिवार की बपौती रही है भारत और भारतीय प्रजातंत्र, क्योंकि इसका जो परनाना था उसने सबसे पहले, विक्टोरियन छिछोरे नेहरू ने सबसे पहले विपक्षी सरकार को बर्खास्त किया था, यह भी इतिहास में दर्ज है। और इसकी जो दादी थी वह तो खैर तानाशाही थी, उसने तो आपातकाल ही लागू किया और उसने कितनी सरकारों को, नेहरू ने 6 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। इंदिरा के समय में वह संख्या दर्जनों से ऊपर हुई। इसके बाप ने 11 बार बर्खास्त की थी राज्य सरकारें। और तो और इसके संगत में जो नरसिम्हा राव बेचारे पंडित जी थे, जिन्होंने इस देश में इन कांग्रेसियों के कुचक्र से बचाकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, उन्होंने भी 11 सरकारें बर्खास्त की थी, क्योंकि कांग्रेस के कुसंग का असर था। महाभारत में भीष्म कहते हैं, जब शरशैया पर पड़े होते हैं और कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं तो कहते हैं, पूछते हैं कि हे माधव, हे वासुदेव, मैंने तो इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर मेरी ये दुर्दशा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बाबा कुदन्न जो खाए हो दुर्योधन का, बुरा अन्न कुदन्न जो खाए हो वो कहाँ जाएगा? तो वो तो जाएगा ही। तो नरसिम्हा राव ने 11 सरकारें बर्खास्त की थी। आपको याद होगा कि जब 92 में बाबरी का कलंक मिटा था तो यूपी की सरकार तो बर्खास्त की, यह समझ में आया, उसके साथ 4 राज्य सरकारें और भाजपा की बर्खास्त कर दी और तब कोई पत्ता नहीं हिला। और आज 141 जो इनके सांसद, सो कॉल्ड इनके सांसद, वैसे उसमें कांग्रेसी तो 20-22 छिछोरे होंगे, ये जो बर्खास्त हुए हैं उस पर इतना हंगामा जो ये कर रहे हैं, तो 1989 में 63 सांसद बर्खास्त किए गए थे जब इस विषधर के बाप की सरकार थी। वीपी सिंह उस समय बोफोर्स का राग अलाप रहे थे और चला रहे थे। मैं बस 1 मिनट इतिहास बता दूं, मुझे लग रहा है कि आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं। अगर इंटरवीन करना चाह रहे हैं तो पहले बता दें, फिर मैं इतिहास पर आऊंगा। नहीं, आप मैं बस इतना ही याद दिला रहा था कि जो कम्युनिस्ट कांग्रेस की इस समय मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं और जिसको कहते हैं ना कि उधार के सिंदूर से अपनी मांग सजा के सुहागिन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी दुनिया में पहली चुनी हुई सरकार केरल की, उसको पंडित नेहरू ने बर्खास्त किया था। तो खैर बिल्कुल पहली सरकार थी पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक, क्योंकि उन्होंने तानाशाह के अलावा कभी कुछ दिया नहीं, लेकिन 50 के दशक में ही वीएस नंबूदिरीपाद की वो सरकार जो है नेहरू ने बर्खास्त कर दिया था। जी बिल्कुल। और ये जो 141 सांसदों पर रोना रो रहे हैं, तो वीपी सिंह के समय में जब 87 में उन्होंने शुरू किया बोफोर्स का झुनझुना,
झुनझुना इसलिए क्योंकि वो भी कभी साबित नहीं कर पाए, और उनकी भी सरकारें रही बाद में, उनकी खुद की सरकार रही, उसके बाद उनके आशीर्वाद से देवगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री बने, तब भी ये साबित नहीं हुआ कि किसी ने दलाली ली थी। अब वो अलग बात है कि किसने क्या किया था, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन साबित नहीं हुआ था। उस वक्त की सरकार ने 63 विपक्षी सांसदों को एक झटके में निलंबित किया था। और आपको मैं बताऊं, आपको खैर क्या बताऊं, जो नवतुरिया दर्शक हैं, जो युवा हैं, उनको बताऊं, वरना लोगों को याद ही होगा कि उन सभी सांसदों ने इस्तीफा दिया था एक साथ, और उसको मुद्दा बनाकर वो जनता के बीच ले गए थे और फिर चुनाव जीते थे। तुमको अगर इतना विश्वास है खुद पर और जनता पर, तो तुम लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? 3 महीने बाद तो फिर चुनाव होने ही है, 3-4 महीने बाद, तो इस्तीफा दो और जनता के दरबार में जाओ, देखते हैं जनता तुम लोग से कितने को चुनती है। भाई महुआ मोइत्रा सस्पेंड है ना, जाए जरा इस बार चुना। देखिए दिक्कत क्या है इन विषधरों और सपोलों के साथ कि अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू जुकरबर्ग और जो भी मार्क डोर्सी या फिर एलन मस्क, जिसको भी कहिए आप, कि अब इनकी कोई चालबाजी चलती नहीं। खड़गे ने बोला आज कि उपसभापति महोदय को अपनी जाति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, ऐसे तो मैं भी कहूंगा कि मैं दलित हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। भाइयों ने तुरंत उसका वो वाला हिस्सा निकाला जहां वो जोर जोर से सदन में कह रहा है कि मैं दलित हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, और बगल में ये चिपका दिया, हो गया खेल। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और इसीलिए इन्होंने अपमानजनक नाम दिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, उसमें 10% फेक न्यूज आता होगा, तो तुम्हारे तो जो नौकर हैं, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर की दुकान लगाए हुए पंचर साटने वाले, तो वो तो फेक न्यूज पेडलर ही हैं भाई। वो तो लगातार फेक न्यूज ही करते हैं, तुम्हारे बीबीसी से लेकर रॉयटर्स, और कौन फेक न्यूज नहीं पेडल कर रहा है, वो सब करते हैं। बहरहाल इतिहास, इसके बाप के समय में ये हुआ था, 63 सांसद बर्खास्त हुए थे। अब इसकी माताजी के समय में मीरा कुमार तब लोकसभा की अध्यक्ष थी, और मीरा कुमार को बहुत ही शालीन, भद्र महिला माना जाता है, और कहा जाता है कि वो जब किसी को डांटती भी थी तो लगता था कि वो मुस्कुरा रही हैं या क्यों कर रही हैं। मीरा कुमार की बाकी योग्यताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो किस कोटरी की थी और किस किचन कैबिनेट की, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश हुआ था लोकसभा में। आंध्र प्रदेश के 25 सांसदों को एक झटके से उन्होंने निलंबित कर दिया था। ये मीरा कुमार का किया हुआ है। तब तो देश खतरे में नहीं आया था, तब तो प्रजातंत्र खतरे में नहीं आया था। आज मिला जुलाकर आपके 143 सांसद ये हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि पूरा देश खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। और ये नियम किसका बनाया हुआ है जिस हिसाब से ये निलंबित हुए हैं सांसद? ये नियम भी मीरा कुमार जी के समय बना था। उस समय आज का सत्ता पक्ष विपक्ष में था, और वो हंगामा न करे इसलिए नियम ये बना कि जो भी सांसद वेल में यानी आसंदी में यानी चेयर के सामने पहुंच जाएगा, वह स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा। ये नियम है। बहरहाल इस पर अमल नहीं हुआ। फिर इसमें एक नुक्ता लगाया गया कि भाई स्वतः निलंबित नहीं माना जाएगा जिसका नाम चेयर ले लेंगे। यानी अभी चेयर में कौन है? ओम बिरला जी हैं और जगदीप धनखड़ जी हैं। तो आप प्लकार्ड लेकर जाएंगे, आप हंगामा करेंगे, आप कागज फेंकेंगे, और अगर चेयर ने आपका नाम ले लिया कि फलाने सांसद, फिलाने सांसद, तो आप निलंबित हैं।
और ऐसे ही 43 लोग निलंबित हुए हैं। इसका मतलब, और आपका हंगामा, आपकी दुष्टता, आपका अनरूली बिहेवियर पूरा देश देख रहा है भाई। संसद टीवी पर ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ सामने है, पूरी जनता देख रही है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग 1 मिनट पर लाखों खर्च होते हैं। 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज पारित होने थे और वो कानून से संबंधित थे। आप लोगों ने ऐसा किया कि हम नहीं रहेंगे, और मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो अपना काम करेंगे। उन्होंने ये बिल पास करवाया तो अब आप कहेंगे कि बिना चर्चा के पास करवा लिया। एकमात्र लक्ष्य इन दुष्टों का ये है, किसी भी तरह मोदी जी को बदनाम करो, इस सरकार को बदनाम करो और वापस सत्ता में आओ, बस इतना इनका काम। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ब्यालोक भाई, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी सामान्य, मैं राजनीति की मैं ये कहूंगा कि बड़ी सामान्य सी समझ रखता हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप विपक्ष में आप तभी होते हैं जब आपके नंबर ऑफ सांसद कम होते हैं संख्या में, है ना? तो अगर आपके नंबर ऑफ सांसद जो कम संख्या में हैं, उनको अगर देश की जनता ने जहां बैठ के सवाल पूछने और चर्चा करने का काम दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो यार सीढ़ियों पे बैठने की बजाय हाउस में बैठो। और तुम्हें तो उस अवसर का ज्यादा उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी संख्या कम है ना? लेकिन कांग्रेस को क्या अब ऐसा लगने लगा है, या कांग्रेस के साथ शेष विपक्ष को ऐसा लगने लगा है, और क्या इन लोगों की तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि भैया तुमने अगर हमको ये थोड़े बहुत सांसद दिए हैं, तो ये हम इनके साथ भी किसी काम लायक नहीं है, और हमारी संख्या और घटाओ। आपने कहा ना कि ये तो और ज्यादा देश के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ये छोटी सी सामान्य पॉलिटिकल समझ, क्या ममता बनर्जी, क्या कांग्रेस, खैर कांग्रेस की समझ पर तो मुझे अब चूंकि कम्युनिस्ट उनके आसपास हैं, तो उनकी हरकतें भी, जैसे एक मोडस ऑपरेंडी होता है ना, कि पुलिस का एक सामान्य सा सिपाही भी जब किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है तो सबसे पहले मोडस ऑपरेंडी देखता है और ये पता लगाता है कि इस तरह की वारदातें करता कौन है। तो कांग्रेस के साथ तो अब एक तरह से आत्महत्या वाला दौर चल रहा है। तो आखिर क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल एक लेवल से ऊपर हो गया हो और आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे उतारो? ये जो लास्ट वाला आपने कहा है, वही बात है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है। लेकिन आपके पूर्वार्ध से मैं सहमत नहीं हूं कि इनकी पॉलिटिकल समझ या इस पर, इनकी समझ बहुत गहरी है। ये बहुत ही धूर्त हैं, बहुत चालाक हैं, और विषधर राहुल को जो कोई पप्पू कहता है या नौटंकी कहता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर आप कहते हैं तो आपसे भी सहमत नहीं हूं। आज ही मैं कहीं बातचीत कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि उसको जनता अगर समझ रही है तो ये गलत समझ रही है, और उसके विष को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह देश के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। आप देखिए, उसका कोई भी एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा उठाइए, कभी वो कहता है कि यह देश एक देश नहीं है, राज्यों का समूह है। ये बात कौन नहीं जानता है? इसको छत से चिल्ला के कहने की तो जरूरत नहीं है। और वो भी उस भाव से कहना। और वो भी उस भाव से कहना कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, अंग्रेजी में। उसके बाद कांग्रेस साउथ और नॉर्थ का उठाता है एजेंडा। उसके अलावा आप देखिए तो अभी वो जो ओबीसी ओबीसी कर रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री, मतलब मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन अब उसका जवाब देने के लिए मुझे उनकी जाति बतानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं, और कोई भी जो भी किसी पद पर है वो उस पद पर है। लेकिन इन लोगों ने वातावरण इतना खराब कर दिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और उसके सामने ये करता है, जबकि 10 साल इसकी सरकार रही थी। इसने 5400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा वैगेंजा किया था कास्ट सेंसस के नाम पर। 5400 करोड़ का पहले हिसाब दो, क्या किया तुमने। और 2010 में वो सेंसस हुआ था, आपको याद होगा। 2014 तक तो तुम्हारी ही सरकार थी ना, क्यों नहीं उसको लागू किया? आज जो तुम बोल रहे हो कि 3 लोग ओबीसी हैं, अरे महामूर्ख,
1990 से तो आरक्षण लागू हुआ है मंडल कमीशन के मुताबिक, और उसके बाद जो आप सरकारी सिस्टम में रहे हैं, मैं तो सरकारी सिस्टम में रहा भी नहीं हूं, आप बेहतर जानते होंगे कि जो पदोन्नति होती है वो क्रमिक होती है। तो भैया अब वो पदोन्नति होने लगी है, तो उसमें 3 ही रहेंगे ना, उसमें 33 तो नहीं आ जाएंगे। उस समय से जो हिसाब किताब चला है, 10 साल बाद तुम देखना कि उस आरक्षण का क्या फल मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम कौन होते हो? तुम्हारा तो 60 साल रहा है शासन, और पिछले 10 साल को छोड़ दें तो उसके पहले भी 10 साल तुम ही थे सत्ता में। फ्रस्ट्रेशन लेवल की जो बात आपने कही, आप देखिए इसका गुस्सा, ये चूंकि एक एलीट है, महा एलीट है, ये बचपन में जब इसको अले ले ले ताता थैया करता था, तब इसका जन्मदिन मनाने के लिए इसकी दादी इंडियन एयरफोर्स का विमान ले जाती थी और बीच आसमान में इसका बर्थडे मनता था। जब इसको छुट्टी मनानी होती थी तो इसका बाप इंडियन नेवी का जहाज लेकर अंडमान निकोबार और पता नहीं लक्षद्वीप और कहां कहां चला जाता था। जब इसकी माताश्री को सैर करनी होती थी वो यूपीए के 10 सालों में, तो ये इंडियन एयरफोर्स का विमान चुनता था। इसकी इच्छा होती थी तो ये कुत्ते को बिस्किट खिलाता रहता था और बड़े बड़े नेता बाहर खड़े रहते थे। तो ये जो अहंकार है, और प्रधानमंत्री मोदी क्या है, जातिगत तौर पर देखें तो ओबीसी मैंने बता ही दिया, और पृष्ठभूमि देखें तो संघ के प्रचारक, संघ के प्रचारकों के पास क्या होता है, लोटा डोरी भी नहीं होती है, थाली भी नहीं होती है। वहां से उठ के वो व्यक्ति, और चाय वाला तो है ही। आपको याद होगा कि एक बार इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर के आगे जिन लोगों से चाय बंटवाई थी उनको मोदी जी का मुखौटा पहना दिया था। ये लोग इतने जहरीले हैं, इतना जहर इनके मन में भरा है। राष्ट्रपति कौन है? वो भी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, आदिवासी हैं। उपराष्ट्रपति पर आ जाइए, किसान परिवार, बैकग्राउंड बेहद हम्बल, और जाट हैं। जाटों के बारे में कहा जाता है कि वो, उनकी बोली आपको लग सकती है रुखड़ी, लेकिन वो उनका वही सहज स्टाइल होता है। वो बातों को शुगर कोट करके नहीं बताते हैं, वो सीधी बात बोलते हैं। ठीक बात। तो उन पर हमला, ओम बिरला पर हमला। लेकिन आप देखिए कि इसी में इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये निर्मला सीतारमण पर हमला कर सके। उसका मतलब ये नहीं है कि ये महिला होने का सम्मान कर रहे हैं। आप देखिएगा कि स्मृति ईरानी पर तो इन्होंने बहुत ही बिलो द बेल्ट प्रहार किए हैं। बिल्कुल। इसलिए कि स्मृति ईरानी फिल्मों में काम करती थी या सीरियल्स में, और उनका भी बहुत संघर्ष का बैकग्राउंड रहा है। तो ये जो अहंकार है इन लोगों का कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, ये देश तो मेरे बाप का है, इसको नोचने खसोटने का अधिकार तो मेरा है। सबसे बड़ा दर्द तो है। और ये व्यक्ति जो है ये दिन रात कहता है कि सुपर पावर बनाएंगे इसका। अब मैं तो रघुराम राजन को कुछ दिनों पहले तक इस तरह की भाषा नहीं बोलता, लेकिन इसका राहुल का एक और नौकर है रघुराम राजन, वो बोल रहा है सार्वजनिक तौर पर कि इंडिया को सुपर पावर बनना क्यों। ये वही बात है कि आप और मैं अपने बेटे बेटियों से कहें, या वो कहे कि पापा या बाबूजी मुझे फर्स्ट क्यों आना है। ठीक बात। मतलब आप सोचिए कि वो व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर था, वो कह रहा है कि इंडिया को सुपर पावर क्यों बनना है, क्या उसके बाद किसी को धौंस देनी है, किसी को बुली करना है। कैसे कैसे लोग इन्होंने पाल रखे हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ ये लोग इंटरेक्ट करते हैं। और उसमें जब मोदी दिन रात कहीं भी जाते हैं, एक तो वो कहीं भी जाते हैं तो वो इवेंट होता है, ठीक बात। और इवेंट वो बनाए ना बनाए वो बनता है, क्योंकि टीवी के पास अब कोई टीआरपी नहीं है मोदी के अलावा। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन अब कोई टीआरपी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बनता है। जबकि मोदी ने तो इस पर रोक लगा दी है ना कि किसी भी प्राइवेट टीवी वाले चैनल को वो नहीं देते हैं, वहां केवल और केवल डीडी वाले रहते हैं, उससे इनको फीड मिलती है।
फिर भी आप बनाते हैं साहब इवेंट, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री हर एक चीज को इवेंट बना दे रहा है। प्रधानमंत्री ने थोड़े आपके पास चिट्ठी भेजी थी कि मैं जा रहा हूं बनारस, पूरे को लाइव दिखाना, बिल्कुल ऐसा ठीक बात। थोड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल ठीक तो बात। ये जो अहंकार है और हम्म। ये जो बात है, जो मोदी की जिद है, किसी भी हम्म। जगह गए तो भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम, ये ये सब बातें इन लोगों को चुभ रही हैं और इसीलिए इनका पागलपन अब सीमा के बाहर हो रहा है। आता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और एक चाय वाले का इस तरह से देश को विश्वगुरु बना देना, सुपर पावर की तरफ बढ़ना, भारत का लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, ये इनको साल रहा है। हालांकि देश की जनता की नजरों में ये अपने नंबर न सिर्फ सीटों में कम करते जा रहे हैं, बल्कि अपने इस ओछे व्यवहार से और ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो एक बात कही थी ना कि जो कोई भी राहुल गांधी को पप्पू, कमतर, कम समझ वाला कह के मजाक उड़ाता है, वो सारे लोग गलत हैं। मैं भी उन व्यक्तियों में से शामिल हूं जो कभी भी राहुल गांधी को कमतर, पप्पू, नासमझ, फनी कैरेक्टर नहीं मानता हूं। और इसी मंच पर हमने अलग-अलग वक्ताओं से लगातार इस वीडियो चर्चाओं में ये कंक्लूजन निकाला है कि ये व्यक्ति कितने खतरनाक एजेंडे के साथ है। हमारे थंबनेल खाली पढ़ के मैं ये वीडियो खत्म करूंगा कि राहुल गांधी देश में पेट्रोल छिड़क के हाथ में माचिस की तीली लेके तैयार है। मौका खोज रहे हैं कि किस समय माचिस जला के और देश में आग लगाई जाए। तो इस खतरनाक मानसिकता का व्यक्ति है। और मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन ये भी होगा व्यालोक भाई कि अब इंडी अलायंस में ही इस व्यक्ति को कोई भाव नहीं दे रहा है। और तमाम अलग-अलग, पहले तो इंडी अलायंस को भाव नहीं मिल रहा है और थोड़ा बहुत अगर भाव मिल भी जाए तो इसमें राहुल गांधी को भाव नहीं मिल रहा है। यानी कि ये घूम फिर कर फिर उसी ककून में वापस आ चुका है। और मुझे लगता है कि अब इसको एक अच्छा सा वीडियो कैमरा खरीद लेना चाहिए और फिल्में बनानी चाहिए, इधर-उधर क्लिपिंग बनानी चाहिए। और मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है, आप आइए हमारे साथ, यूट्यूबर बन जाइए और एक चैनल खोलिए, हमें बुलाइए, आप हमारे चैनल पे आइए। इससे ज़्यादा हम आपके लिए और कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी राजनीति खुद खराब कर रहे हैं और आपको इस तरह की हरकतें मुबारक हों, आप ये हरकतें जारी रखिए। व्यालोक भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।